Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट सर्विस मेंस के बारे में या एमपीपीएससी मेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और ये वीडियो आपका मेंस के पेपर 1 के लिए होगा. ठीक है, कि जो आपका 2020 एग्ज़ाम का मेंस होगा. ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो 2021 का मेंस होगा. तो दोनों के लिए आपका ये रहेगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं भाई 2019 मेंस की, तो 2019 मेंस आपका हो चुका है और ये 19 मेंस जो है वो पुराने पैटर्न पर या ओल्ड पैटर्न पर आधारित था. ठीक है, 2020 में आपको पता है कि 2020 में प्री के लिए मेंस के लिए सिलेबस में चेंज आया है, सिलेबस को अपडेट किया गया है, नया सिलेबस सामने आपके आ रहा है. तो प्री का सिलेबस हम इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो प्री का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी. तो वहाँ से आप प्री वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2019 प्री और 2020 या 21 प्री को डिस्कस किया है. दोनों में हमने कंपैरिजन वहाँ देखा था कि भाई क्या चेंज सिलेबस में प्री में आया है. तो उस वीडियो को आप जरूर देखें. ठीक है, देन उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में यहाँ पर आ रही होंगी. सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा. ठीक है, 2020 और 21. ठीक है, तो 20 अभी आपका होना है. ठीक है ना, 20 का आपका प्री एग्जाम हो चुका है तो 20 का मेंस होना है. ठीक है, और 21 का प्री नहीं हुआ तो मैंने 21 प्री के लिए मैंने वीडियो वहाँ पर बनाया, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, और फिर आपका 21 प्री होगा तो उसके बाद आपका मेंस भी होगा. तो मेंस में आपको फिर सिलेबस ये काम आ रहा होगा. ठीक, तो प्रथम प्रश्न पत्र जिसको हम कहते हैं जीएस पेपर 1 कहते हैं. ठीक है, और सामान्य अध्ययन भी आप इसको कहते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1. यहाँ पर हम बात करें तो इतिहास आपका है और भूगोल यहाँ पर है. ठीक है, 2 खंड में आपका पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, या जिसको हम खंड आ और खंड वा के नाम से जानते हैं. परीक्षा योजना क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और कंप्लीट सिलेबस क्या है, तीनों चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं. जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई देखो, पीएससी जो एग्जाम आपका है या सिविल सर्विस एग्जाम जो है, ठीक है, वो जनरली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. जिसमें आप स्टेप 1 की हम बात करते हैं तो प्री एग्जाम आपका होता है. ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 आपका मेंस एग्जाम होता है और स्टेप नंबर 3 आपका इंटरव्यू होता है. तो जैसा कि हमने देखा था, प्री में 2 पेपर आपके होते हैं. ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होते हैं. आप इनको इनमें आप कट ऑफ क्लियर कर लें. ठीक है, जिससे आप मेंस में अंदर एंटर हो रहे हो, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पा रहे हो. ठीक, नंबर यहाँ पर इसके ऐड नहीं होते हैं. जो आपका रिजल्ट है वो इस मार्क्स से बनता है जो आपका 1575 यहाँ पर है. ठीक है, 1575 जो मार्क्स आपके हैं, यहाँ से आपका मेरिट कट ऑफ और सिलेक्शन आपका यहाँ से फाइनली होता है. सो जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात किया था कि मेंस में या मुख्य परीक्षा के अंदर आपका पीएससी मेंस में 6 पेपर आपके होते हैं कुल. ठीक है, और सभी पेपर अनिवार्य हैं. आपको सारे के सारे 6 पेपर देने ही पड़ेंगे, सब सारे पेपर अनिवार्य हैं. ठीक, पहले 4 पेपर जो हैं इसको हम GS1, GS2, GS3 और GS4 कहते हैं, क्योंकि GS से रिलेटेड आपके पेपर हैं. पहला पेपर हम अगर देखते हैं तो भाई 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स आपको यहाँ से आपके बन रहे होंगे. ठीक, दूसरा पेपर जो है जिसको GS2 हम कहते हैं, ये भी 3 घंटे का है और यहाँ से भी 300 मार्क्स आपके बन रहे होंगे. ठीक, तीसरा पेपर आपको जिसको हम GS3 कहते हैं, 3 घंटे का है, 300 मार्क्स यहाँ भी हैं. पर जो GS4 जो है या फोर्थ पेपर जो है, ये 3 घंटे का तो है बट यहाँ पर मार्क्स 200 हैं. ठीक, और आपका 5th पेपर जो है उसको हम सामान्य हिंदी कहते हैं. ठीक है, ये 3 घंटे का है बट यहाँ भी मार्क्स 200 हैं. ठीक, और लास्ट पेपर जो आपका है जिसको हम निबंध या ऐसे राइटिंग का पेपर कहते हैं, ये 2 घंटे का पेपर है पर यहाँ पर मार्क्स 100 हैं. तो पहले तो मार्क्स स्कीम को समझना है कि भाई पहले जो 3 पेपर हैं ये 300 मार्क्स के पेपर हैं, मतलब आपके 900 यहाँ पर मार्क्स बन जाते हैं. ठीक है, तो पहले जो 3 पेपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 900 मार्क्स आपके बन जाते हैं 3 पेपर, क्योंकि पहला पेपर भी आपका 300 मार्क्स का है, दूसरा पेपर भी आपका 300 मार्क्स का है और तीसरा पेपर भी आपका 300 मार्क्स का है. ठीक है, फिर हम देखते हैं भाई 2 पेपर हमें 200 मार्क्स के मिलते हैं, सो आपके 400 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं. ठीक है, ठीक, ये भी 200 मार्क्स का है और ये भी 200 मार्क्स का है, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5. और 6th पेपर हम देख पाते हैं, 6th पेपर भाई आपका 100 मार्क्स का है यहाँ पर, सो ये 100 मार्क्स का है. ठीक है, तो अगर आप देखते हैं आपका ये 900 है, ये 400 है, कितना हो जाता है आपका 1300 हो जाता है, और 100 आपका ये कितना हो जाता है 1400. ठीक है, मतलब 1400. ठीक है, 1400 हो गया. तो 1400 नंबर्स के या 1400 मार्क्स के तो आपके पेपर होने हैं, कितने पेपर, 6 पेपर. ठीक है, देन साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं 175 का इंटरव्यू और साक्षात्कार है. ठीक है, तो 175 आप यहाँ पर और ऐड कर देंगे तो आपके पास जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, वो आपके पास बन के आ रहा होगा 1575. ठीक है, तो टोटल जो 1575 मार्क्स हैं, यहाँ से आपका मेरिट कट ऑफ बनता है या यहाँ से आपकी पोस्ट सेलेक्ट होती है कि आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पर मिलेगी. ठीक, लास्ट ईयर के हम कट ऑफ भी अगर हम देखें, हम लास्ट ईयर 2018 का भी हम कट ऑफ देखें तो जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं जिन्हें पहली रैंक या दूसरी रैंक या अंडर हम अगर देखें टॉप 10, ठीक है, या अंदर हम अंडर 100 देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि जो टॉप 10 आप मार्क्स देखेंगे है ना, वो कहीं ना कहीं 950 से 1000 के बीच आपको मार्क्स देखने के लिए
मिल रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस, अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। हम मेन यहाँ पर सिलेबस को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको अलग से डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र जो हैं, ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। मतलब जो स्टार्टिंग के जो 4 पेपर आपके हैं जीएस पेपर 4 तक, ये पेपर आपके बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। तो आप हिंदी अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आप इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा देने के पहले आप जो भाषा सेलेक्ट करेंगे मेंस के लिए, उसी में आपको मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सारा पेपर हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो इसमें सिलेक्शन के टाइम पर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है और गलती से आप हिंदी सेलेक्ट कर देते तो फिर पेपर आपको हिंदी में देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको परेशान फिर इसके लिए होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का प्रकार, अंतर, ठीक है, इस हेतु शब्द सीमा, मार्गदर्शन, जो भी चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो इस वीडियो में फ्रेंड हम पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं, तो पेपर 1 के बारे में ही हम बात करेंगे, हम दूसरे पेपर के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान के या सामान्य अध्ययन का जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3 है, इन पेपर्स में या स्टार्टिंग के 3 पेपर के अंदर 2 खंड होते हैं। एक तो खंड आ होगा और एक खंड बा होगा, जिसको हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कहेंगे। ठीक है, और दोनों ही खंड जो है वो 150 मार्क्स के या 150 नंबर के होंगे। ठीक, प्रत्येक खंड के लिए अलग से आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। मतलब एक खंड आपका ए है और एक खंड बी है, या हिंदी में आप इसको आ और बा बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 पेपर आपको देखने मिल रहे हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, इनमें 2 खंड होंगे। एक खंड आ होगा और एक खंड आपका क्या होगा, बा होगा। दोनों के लिए आपके पास जो कॉपीज होंगी वो अलग होंगी। मतलब पेपर 1 में खंड आ के लिए अलग कॉपी होगी, खंड बा के लिए अलग कॉपी होगी। नंबर्स की हम बात करते हैं तो 150 नंबर का खंड ए होगा और खंड बी भी आपका 150 नंबर का ही होगा। तो ये बात समझ में आ रही। 3 यहाँ पेपर होंगे, तीनों पेपर को खंड में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग हमें 6 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं। अब होगा ये कि जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होंगे आपको पहला पेपर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको खंड ए के जो आंसर हैं वो खंड ए में ही लिखने हैं या खंड आ में ही लिखने हैं। ठीक है, ये अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खंड आ के जो क्वेश्चंस हैं या खंड आ के जो आंसर हैं वो आप खंड बा में लिखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मार्किंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और आपको खाली भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अभ्यर्थी को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अब खंड बा के उत्तर जो है वो खंड बा वाली सीट में कॉपी में ही आपको लिखना है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थी पहले से खंड आ हेतु निर्धारित उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी और खंड बा हेतु निर्धारित उत्तर पुस्तिका कम से कम 30 मिनट के पश्चात मिलेगी। मतलब पहली कॉपी आपको मिल गई है ना, तो आप वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड कॉपी जो होगी, सेकंड पेपर की जो कॉपी होगी, मतलब सेकंड पार्ट की जो कॉपी होगी, वो आपको 30 मिनट के बाद ही मिलेगी। स्टार्टिंग में दोनों कॉपीज आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं खंड आ और खंड बा के लिए विषय अलग अलग हैं। भाई पहला इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तो विषय अलग अलग हैं। तो संबंधित खंड की उत्तर पुस्तिका में उत्तर ना लिखने पर उसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अगर आप खंड आ के आंसर बा में लिखते हैं या बा के ए में लिखते हैं तो आपका ये जो है वो चेक भी नहीं होगा और आपको 0 घोषित कर दिया जाएगा। मतलब उसका मूल्यांकन जो है वो 0 यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ संबंधित उत्तर पुस्तिका के में उत्तर ना लिखने के कारण उसको एक पहचान माना जाएगा और इसके खिलाफ फिर एक प्रकरण भी बन सकता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है शिक्षक में। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर नंबर स्कीम क्या है। ये मैं बात फ्रेंड्स यहाँ पर 2019 की कर रहा हूँ, इस बात को आपको पीछे ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2019 की स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं और पहले जब हम 19 की स्कीम समझ लेंगे तभी हमें 20 की स्कीम समझ में आ रही होगी कि भाई क्या चेंज है, क्या बदलाव है और क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो खंड आ है उस खंड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन अति लघु होंगे, 10 क्वेश्चन लघु होंगे और 3 क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है पर ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, आप पेपर में देख सकते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो चौथा प्रश्न पत्र है इसमें प्रश्न पत्र में 15 जो होंगे आपके पास वो क्या होंगे, लघु स्तरीय प्रश्न होंगे और 15 फिर आपके क्या होंगे, लघु स्तरीय संक्षिप्त प्रश्न होंगे। इनको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, 1 से 2 केस स्टडीज आपसे यहाँ पर पूछी जा रही होंगी पेपर 4 में। ठीक है ना, और उनकी संख्या को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, लिखा है हालांकि यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी के द्वारा हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प चयन किया जा सकता है। तो ये हम देख चुके हैं। बाकी आपके जो 2 पेपर हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, ये दोनों पेपर आपके हिंदी में होंगे। भाई हिंदी का पेपर आपका हिंदी में ही होगा, चाहे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक, और निबंध का पेपर तो सबके लिए हिंदी में होगा ही। निबंध आपको हिंदी में ही लिखना है, चाहे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो ये बात हमें बेसिक ध्यान रखनी है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो हमने ये डिस्कस किया कि भाई आपके पास पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेपर आपके पास हैं। GS1, GS2, GS3 और GS4। ठीक है, ये आपके पास 6 पेपर यहाँ पर
है। ठीक है, GS1 में हमने बात की कि भाई पेपर 300 नंबर का है, 150 नंबर के या 150 नंबर के दो खंड है, एक खंड आपका ए है और एक खंड बी है। ठीक है, फर्स्ट आपका हिस्ट्री है और सेकंड आपका क्या है भाई, ज्योग्राफी है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो पा रही होगी। नंबर स्कीम क्या है, तो 15 क्वेश्चंस आपको क्या मिल रहे होंगे, वेरी शॉर्ट मिल रहे होंगे, जिनको 1 से 2 लाइन में आपको लिखना है और उनकी मार्किंग हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 नंबर का एक होगा, तो इस तरीके से आपको ये 45 बन जाएगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि भाई 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें आपको 6 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो ये आपके 60 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन जो हैं आपको, ठीक है, वो 15 नंबर वाले मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके जो नंबर है वो 45। ठीक है, इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 150 नंबर यहाँ पर मिल रहे होंगे। और यही स्कीम आपकी क्या होगी, पेपर 2 पर भी चलेगी, पेपर 3 पर भी चलेगी, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, पेपर नंबर 4 से चेंज हो जाएगी, पेपर नंबर 5 में मामला चेंज है और पेपर नंबर 6 में भी आपका मामला जो है वो चेंज है। सो इनको आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर 2 को हम पूरा समझेंगे, वहाँ पर पेपर 3 को हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें समझेंगे, पेपर नंबर 4 भी समझेंगे, 5 भी समझेंगे और 6 भी समझेंगे। यहाँ पर हम केवल GS पेपर 1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो पेपर 1 की स्कीम आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि भाई 2 खंड यहाँ पर होंगे, खंड ए और खंड बी। ये भी आपका 150 का होगा, ये भी 150 का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ किस तरीके से होंगे, क्या पैटर्न होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और किस तरीके का यहाँ पर पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, यही बात मैंने यहाँ पर जो आपको बताई है वही बात आपकी यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है वर्ड्स में। ये हमारा स्कीम जो है अभी 19 का ही चल रहा है, 20 तक हम नहीं पहुँचे हैं। सो यहाँ पर आपको मैंने बताया था भाई खंड आ है, खंड आ में जो सिलेबस है वो आपका 1 से लेकर 1.7 तक का सिलेबस यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें ए से लेकर ओ तक क्वेश्चन नंबर आपके होंगे, जो 15 अत्यंत लघु क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, जिनको हमें 1 या 2 पंक्ति में इनका आंसर हमें देना है। ये अनुमानित आदर्श है भाई, इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। जनरली हम बात करें तो 19 में हम किस तरीके से एग्जाम में लिखते थे, तो 19 में हमने एग्जाम में क्या किया कि भाई या तो हम प्रश्न का आंसर 1 या 2 पंक्ति में लिख रहे होंगे। ठीक है ना, या हम फ्रेंड्स क्या करते थे, हमने एक पैटर्न बना लिया था कि भाई हम इसको 3 पॉइंट्स में लिख रहे थे ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। हम ये मान के चल रहे थे कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम 3 पॉइंट अगर बेहतर तरीके से लिख देते तो हमें 3 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग 4 पॉइंट लिख रहे थे, कुछ लोग छोटे छोटे 5 पॉइंट लिख रहे थे, है ना। तो इस तरीके से अब हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ भी हमें एक बड़ा चीज़ यहाँ पर आगे देखने के लिए मिल रहा होगा। इसकी लिमिट जो है वो 10 शब्द कर दी है या 1 लाइन कर दी है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अनुमानित जो था, ठीक है, वो शब्द सीमा यहाँ पर 15 बताई जा रही। ठीक है, और इनमें हम देखें तो आंतरिक विकल्प नहीं होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब है 15 क्वेश्चन आपके पास अगर हैं तो 15 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, या जो बन रहा है आप वो कर सकते हैं। आपके पास चॉइस नहीं है कि भाई हम ये नहीं तो ऊपर वाला कर लें या हम नीचे वाला कर लें, ये चॉइस आपको यहाँ पर नहीं मिल रही। ठीक है, आगे हम देखें प्रत्येक के लिए 3 अंक आपके यहाँ पर होंगे, और इस तरीके से आप देखते हैं तो यहाँ पर 45 नंबर आपके बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर शब्द सीमा 15 शब्द बताई गई है। ठीक है, जिसको अब 10 कर दिया गया है। पर हम इसमें क्या करते थे, 3 पॉइंट में जनरली इसको लिखते थे, या 3-4 लाइन तक हम इसको लिख देते थे कई बार ऐसा। ठीक है, चलिए सेकंड हम देखें अगर प्रश्न क्रमांक 2, ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको क्या होता था भाई, 15 क्वेश्चंस मिलते थे जो 3 नंबर के होते थे, 45 नंबर आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, और शब्द सीमा 15 यहाँ पर है। ठीक, अब इसके बाद आपको ए से लेकर जे तक हमें शब्द मिल रहे हैं, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं जिनका स्वरूप क्या है, तो जो लघु स्वरूप के क्वेश्चन होंगे। उत्तर हम देखें अगर तो 100 शब्दों में देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके अंक जो है वो 6 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 60 नंबर यहाँ बन जाते हैं। और इनमें आंतरिक विकल्प होगा, मतलब क्या होगा कि आपके पास चॉइस होगी। एक क्वेश्चन आपका लिखा है, नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बीच में आपका क्या लगा होगा, यहाँ पर और लगा होगा भाई ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपसे बन रहा है आप उसको करें या इसको करें। ठीक, मतलब चॉइस यहाँ पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके 60 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए, बी और सी 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे, जो क्या होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, जिनकी शब्द सीमा 300 शब्द होगी, है ना। और इनके नंबर की अगर हम बात करें तो ये 15 नंबर के होंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये 45 नंबर बना रहे होंगे। ठीक, और क्या इनमें आंतरिक विकल्प है, तो बिल्कुल सर इनमें आंतरिक विकल्प आपके पास है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। 150 यहाँ भी बन गए आपके, 150 आपके वहाँ भी बन गए। तो यहाँ अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमने देखा भाई टोटल 150 नंबर आपके यहाँ बन गए। सेम स्कीम आपकी खंड 2 में होगी, मतलब पेपर जो 1 है उसी का खंड वा या जो बी है उसमें भी आपकी सेम स्कीम होगी, जिसमें हम देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर सिलेबस जो है आपका वो 2 से लेकर, ठीक है, मतलब क्रमांक नंबर 2 से लेकर 4.3 तक, या 2 से लेकर 4.3 तक यहाँ पर शामिल इसमें किया गया है। सेकंड पेपर ज्योग्राफी होगा यहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफी है, और पहला आपका कहता है यहाँ पर हिस्ट्री था। हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कीम यहाँ पर सेम है भाई, ए से ओ तक 15, ठीक है, क्वेश्चन, और ये 45 सेम है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, ए से लेकर जे तक 10 क्वेश्चन, 100 शब्द, ठीक है, और ये आपका 60, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमने देखा तो भाई यहाँ पर आपके पास 45, ठीक है, और ये 150। मतलब हमने ये देखा कि भाई पेपर नंबर, अगर हम फर्स्ट पेपर GS पेपर 1 की बात करते हैं तो 2 खंड हमें मिल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम आ बोल रहे हैं, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाह बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं भाई हिस्ट्री है, सेकंड हमारे पास ज्योग्राफी है। स्कीम क्या है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 15
आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बना रहा होगा और इस तरीके से आपके 45 नंबर बन रहे होंगे, ठीक है। लिमिट हमने देख ली भाई यहाँ पर क्या है, तो 15 शब्द हमें लिमिट दी गई है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 से 2 पंक्तियाँ या 3 पंक्तियों तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। आगे हमने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 2 में 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, हर क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, इस तरीके से 60 नंबर आपको मिल रहे होंगे। लिमिट आप देख पा रहे हैं तो 100 शब्द यहाँ पर लिमिट आपको दी गई है, ठीक है। आंतरिक विकल्प इसमें है, चॉइस आप है आपके पास कि भाई आप कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपके पास विकल्प यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और जो क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के हैं और इस तरीके से ये 45 नंबर बनाते हैं और लिमिट इनकी क्या है भाई, 300 शब्दों की इनकी लिमिट है, ठीक। तो पहले हमने देखा भाई जो शॉर्ट क्वेश्चन थे ये 15 से 20 शब्दों में आप लिख सकते हैं, 10 से 15 शब्दों में मतलब 15 शब्दों में आप इनको लिख रहे होंगे, ठीक है। इसको आप 100 शब्दों में लिख रहे होंगे और ये आपका 300 शब्दों में जाएगा, ठीक। सेम स्कीम यहाँ भी कॉपी है, खंडवा में सेम स्कीम कॉपी है ना, यहाँ भी आपके 150 बन रहा है। तो इस तरीके से आपको 300 मार्क्स का पहला पेपर समझ में आ रहा होगा कि भाई पहले पेपर में जो 300 नंबर की जो स्कीम है वो स्कीम किस तरीके की है, ठीक। अब ये तो बात हो गई सर 2019 की, ठीक है। 20 में क्या चेंज है या 20 में क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई पेपर के नंबर स्कीम में क्या कोई चेंज है 20 में, नहीं। तो 300 का था, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भाई 300 नंबर का ही है। पेपर 1 बिल्कुल सही है, पेपर 1 इसका नाम था, ये जीएस पेपर 1 हम बोल रहे थे, सामान्य अध्ययन पेपर 1, तो यहाँ भी पेपर 1 है। इतिहास भूगोल आ रहा था, यहाँ भी इतिहास भूगोल आ रहा है। टाइम 3 घंटे है भाई, यहाँ भी टाइम 3 घंटे, कोई चेंज है क्या, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज देखने नहीं मिल रहा है। पेपर 2 हम देख रहे हैं तो इसको जीएस पेपर 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई। 3 घंटे का टाइम है, 300 नंबर है, 3 घंटे का टाइम है, 300 नंबर है। हिंदी अंग्रेजी में है, यहाँ भी हिंदी अंग्रेजी में है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, देख भाई सेकंड पेपर जो हमारे पास था, वो सेकंड पेपर हमारे पास क्या था भाई, पॉलिटी था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इसमें राजनीति तो है, बट इसमें अर्थशास्त्र आपका और आ गया। इकोनॉमी पहले पेपर 3 में था, ठीक है, सेकंड पोर्शन में है ना, साइंस और उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर ही आ गया, तो एक चेंज देखने मिल रहा है। और साथ साथ इसमें समाजशास्त्र भी आपका आ गया, एक चेंज है बहुत बड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। कि पेपर नंबर 3 में हम देख रहे थे, पेपर नंबर 3 में जो सेकंड पार्ट था हमारा वो अर्थशास्त्र था, वो आपका पेपर नंबर 2 में ही रख दिया है और साथ में समाजशास्त्र और मिल गया, राजनीति तो आपका है ही, ठीक है, एक बड़ा चेंज। पेपर नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई। पेपर नंबर 3 में जो 2 खंड पहले थे वो क्या थे, तो पहले आपका खंड ए जो था वो साइंस के लिए था और खंड बी जो था वो आपका किसके लिए था, इकोनॉमी के लिए था, अर्थशास्त्र के लिए था, ठीक है। अब पेपर नंबर 3 जो अब है उसको पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया है, साइंस और तकनीक, मतलब टेक्नोलॉजी में, ठीक है, मतलब विज्ञान और तकनीकी में चेंज कर दिया है भाई। टाइम तो 3 घंटे है, 300 यहाँ भी है, हिंदी अंग्रेजी है। तो चेंज क्या मिल रहा है, चेंज आपको ये मिल रहा है कि भाई सिलेबस के साथ यहाँ पर चेंज किया गया है ना। इस पेपर के नंबर स्कीम में चेंज नहीं है, टाइमिंग में चेंज नहीं है। तो 2 चेंज आपको क्या देखने मिल रहा है भाई, इसमें सिलेबस ऐड किया है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं, और जो शब्द की जो लिमिट है, जो हमारे पास वर्ड की जो लिमिट थी ना भाई, 15 शब्द, 100 शब्द और 300 शब्द, उसको भी चेंज किया है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 4 को हम देखते हैं। पेपर नंबर 4 हमारा जो था वो जीएस पेपर 4 था, 3 घंटे का था, 200 नंबर थे। तो भाई 3 घंटे का अभी भी है, 200 नंबर अभी भी है, हिंदी अंग्रेजी का ऑप्शन यहाँ पे अभी भी है। बट यहाँ पर चेंज क्या है, तो पहला पेपर जो पेपर नंबर 4 हमारा जो था वो 14 से 19 वाले सिलेबस में, उसमें हम इसको नीति शास्त्र बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज है, तो इसको अब दर्शन शास्त्र आप कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे और लोक प्रशासन कहेंगे, ठीक है। मतलब एथिक्स तो है आपका, बट उसके अंदर ये चीज़ें शामिल आपकी रहेंगी, ठीक। सिलेबस में क्या चेंज है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 5 की हम बात करते हैं। पेपर नंबर 5 पहले सामान्य हिंदी था, अभी भी है, पर इसमें व्याकरण शब्द और जोड़ दिया है। तो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण इसमें जोड़ दिया गया है। 3 घंटे का है, 200 नंबर है और ये हिंदी में ही होगा, पहले भी था। पेपर नंबर 6 की बात करते हैं, तो पेपर नंबर 6 जो था पहले वो हिंदी निबंध लेखन था, अब इसको हिंदी निबंध हम कह रहे हैं, साथ में इसको प्रारूप लेखन कह रहे हैं। प्रारूप लेखन जो था वो पेपर नंबर 5 में पहले शामिल था, उसको पेपर नंबर 6 में शामिल कर दिया है। और इसमें क्या चेंज है भाई, 2 घंटे है, 100 नंबर है, हिंदी है, कोई चेंज नहीं है। इंटरव्यू 175 पहले भी था, अभी भी है। टोटल नंबर 1575 पहले थे, अभी भी हैं। तो आपको चेंज समझ में आ रहा होगा कि भाई किस तरीके का चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है 19 और 20 में, ठीक है। ये आपका 19 का सिस्टम है और ये स्कीम आपकी 2020 की है। आगे हम बात करते हैं कि भाई 2020 में क्या चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर हम सेकंड अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता अगर मैं सारे पेपर यहाँ डिस्कस करता तो, ठीक। तो जीएस पेपर 1 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 में अगर हम देखें तो भाई नंबर तो 300 ही है और टाइम 3 घंटे ही है, ठीक है। और पार्ट ए और बी है क्या, तो बिल्कुल है, लिखा है। खंड आ है और खंड यहाँ पर आपका बा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 150 था, अभी भी है। खंड बा, इसमें हुआ क्या है चेंज भाई, पहले जो खंड आ था, ठीक है, उसमें आपके सिलेबस को उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई 1 से लेकर हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1.7 तक हम जा रहे हैं खंड आ में, ठीक है। लेकिन अभी क्या चेंज है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाई हिस्ट्री के सिलेबस को या पेपर नंबर जो 1 है उसके खंड आ को या पार्ट 1 को 5 इकाइयों में या 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि हमने प्रीमियर डिस्कस किया था कि भाई उसमें भी यूनिट्स उन्होंने 10 ऐड करी हैं, ठीक। तो हर पेपर में ये कह रहे हैं कि भाई 5 इकाइयाँ या 5 यूनिट होंगी और हर यूनिट से
3 आपके जो हैं वो अति लघु क्वेश्चन, 2 आपके लघु क्वेश्चन और 1 आपका दीर्घ क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। मतलब हम बात इस तरीके से समझें कि भाई पेपर 1 अगर हम देखें तो पेपर 1 में 2 पार्ट तो हैं, ए और बी। पार्ट ए में क्या किया भाई, उनने 5 यूनिट बनाई और पार्ट बी में भी 5 यूनिट बनाई। हर यूनिट से वो कह रहे हैं कि भाई हम 3 क्वेश्चन आपके छोटे वाले, मतलब जो लघु उत्तरी अति लघु क्वेश्चन है वो पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आपके लघु पूछेंगे, ठीक है, और 1 क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे यहाँ पर दीर्घ पूछेंगे। इस तरीके से बता दिया, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है, पर एक पैटर्न यहाँ पर या एक स्कीम यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे, मतलब जो आपके अति लघु प्रश्न है ना उनके लिए 3 नंबर होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है पहले 6 नंबर के होते थे, अब 5 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो पहले 15 नंबर के थे, अब वो 11 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए जो कुल पूर्णांक है वो 30 बन गए। कैसे बन गए इसको हम आगे समझते हैं। तो आप देखें फ्रेंड, जीएस पेपर 1 में हम पार्ट ए की और पार्ट बी की बात कर रहे हैं। सो पार्ट ए को हम समझते हैं। पार्ट ए में जो है वो आपकी यूनिट्स अब उनने कितनी बना दी है, 5, ठीक है। यूनिट 1 में अगर हम देखें तो यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन आपके अति लघु पूछ रहे होंगे जो आपके 9 मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स वाले होंगे अति लघु, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, ये आपके 10 नंबर बनाएंगे, ठीक है। और 1 क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, 11 मार्कर होगा या 11 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा, ठीक। तो हम देखें भाई 3 क्वेश्चन यहाँ से मिले हमें, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले और 1 क्वेश्चन यहाँ से मिले, तो मतलब 6 क्वेश्चन आपको मिल गए टोटल। एक यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक। और नंबर की हम बात करते हैं तो आपके पास 9 नंबर यहाँ बन जाते हैं, यहाँ 10 बन जाते हैं और यहाँ 11 बन जाते हैं। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 3। तो 30 मार्क्स आपके हर यूनिट से आ रहा है, यहाँ पर 30 मार्क्स हर यूनिट से बन रहा है। तो 5 यूनिट आपकी हैं और अगर आप 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 150 यहाँ पर बन जाता है। पेपर बी में भी आपकी सेम स्कीम रिपीट होगी, तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 11 अंक आपके होंगे, ठीक। प्रत्येक इकाई से कुल पूर्णांक जो है वो आपका 30 होगा, ठीक है। आ और बा हम दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर 150 मतलब आपके 300 नंबर बन रहे होंगे, ये आपके 300 पूर्णांक बन रहा है, ठीक। अब लिमिट की हम बात कर लेते हैं कि भाई शब्द सीमा क्या है। तो अति लघु जो क्वेश्चन है उसमें आपको 10 शब्द सीमा होगी या एक पंक्ति में आप उसको लिख सकते हैं। और सेकंड वाले में अगर हम देखें कि लघु उत्तरीय जो अति लघु में हम देख रहे हैं भाई 10 शब्द की सीमा है और एक पंक्ति में आपको बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा जो है आपकी वो 50 शब्द है और उसको 5 से 6 पंक्ति में आपको बताना है। और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए शब्द सीमा जो है वो 200 शब्दों की यहाँ पर है। तो भाई वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई जो 3 मार्कर था हमारे उसके लिए हमें कितने शब्द दिए गए थे, 15 शब्द दिए गए थे, ठीक है। 6 मार्कर के लिए हमें 100 शब्द मिल रहे थे, ठीक है। और 15 मार्कर जो हमारा था उसके लिए हमें 300 शब्द पहले मिल रहे थे। ये स्कीम पुरानी वाली है, ठीक है। अब इसमें हमें एक शब्द सीमा का चेंज भी देखने मिल रहा है कि अब जो 3 मार्कर हमें मिल रहा है उसमें हमें मैक्सिमम 10 शब्द लिखने हैं या एक पंक्ति हमारे पास होगी, ठीक है, ठीक। इसमें हमारे पास लिमिट हाफ कर दी है भाई, पहले 100 शब्द थे अब 50 शब्द हैं आपके पास, ठीक है, ठीक। और 300 शब्दों के अब आपके कितने कर दिए, यहाँ पर 200 कर दिए। तो आपको लिमिट भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है ना, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। ये तो आप मान के चलें कि भाई एक शब्द में आपको आंसर देना होगा या एक पंक्ति में आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 50 शब्द लिख सकते हैं, है ना। ज़रूरत पड़ गई अगर हमें कभी तो हम 60 शब्द तक कर सकते हैं, बट हम ना करें, ठीक है। हमें अपनी लिमिट के अंदर रहना है, ठीक। अब फ्रेंड हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पेपर का सिलेबस है, स्कीम हमें समझ में आ रही है, स्कीम हमें क्लियर है, ठीक है। अब हम पेपर की सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएस में खंड आ और खंड बा होंगे आपके, ठीक है। सो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि भाई 1 से लेकर हमें 1.7 तक यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, पेपर नंबर 1 देखने मिल रहा है। जो आपका खंड आ है वो क्या है, आपका हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें लिखा है इतिहास और संस्कृति। पॉइंट नंबर 1.1 है जो उसमें लिखा है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास अब आपका हट गया है, ठीक है। पहले ये 19 तक था, जिसमें पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ये टॉपिक आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में शामिल थे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। 1.2 में हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास, ठीक है, मैं भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। पॉइंट नंबर 1.3 में है मुगल और उनका प्रशासन, मिश्र संस्कृति का उद्भव। पॉइंट नंबर 1.4 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उस पर सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासी विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, ठीक है, ये सब है ना। 1.5 भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में।
गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाक्रम। मध्य 1.7 मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, ठीक है, पर्व उत्सवों, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, भारत में विश्व धरोहर स्थल, पर्यटन, ये सारा कुछ यहाँ पर आपका शामिल था। तो ये जो पैटर्न है या ये जो सिलेबस है ये 19 का है आपका। अब 20 में क्या चेंज हमें सिलेबस के अंदर देखने मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पर आप 5 यूनिट में आज सिलेबस को डिवाइड किया गया। पेपर तो आपका इतिहास का ही है, खंड आ या पार्ट 1, ठीक है, पर इसमें यूनिट्स आपकी 5 यूनिट डिवाइड कर दी है और हर यूनिट आपकी 30 मार्क्स बनाकर आपको दे रही होगी, है ना। 30 मार्क्स रहेंगे और हर यूनिट में नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने देखे तो 6, मतलब 3 आपके छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लघु क्वेश्चन होंगे 5 मार्कर और एक आपका क्या होगा 11 मार्कर। ये आपका सिस्टम हर यूनिट में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या 6 हो जाती है, ठीक है, और आपके नंबर जो है यूनिट में वो 150 हो जाते हैं, मतलब 30 हो जाते हैं। और 5 यूनिट के नंबर अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर आपके यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ हम सबसे पहले इकाई नंबर 1 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। इतिहास और संस्कृति आपका टॉपिक है, ठीक है, मतलब पेपर का यहाँ पर हेडिंग है इतिहास संस्कृति। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है भारतीय इतिहास, ठीक है, जिसमें भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, मतलब सेम पॉइंट है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है ना, पर इसको यूनिट नंबर 1 बना दिया। तो इस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे होंगे, 6 क्वेश्चंस, और ये सेक्शन आपका 30 नंबर का यहाँ पर ये बन रहा होगा। तो अब इसको क्लियरिटी आपको देखने मिल रही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, पहले से ना। इकाई नंबर हम 2 की बात करते हैं तो इसमें 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। मुगल शासन एवं उनका प्रशासन, मिश्र संस्कृति का उद्भव, ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। यहाँ से फिर आपकी स्कीम वही होगी, ठीक है। इकाई 3 यूनिट 3 की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। यूनिट नंबर 4 की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर एवं पर्यटन। सो ये आपका यूनिट नंबर 5 है और ये यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 4 है आपका, ये यूनिट नंबर आपका 5 है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 5 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, ठीक है, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक रियासतें, यहाँ से अलग आपका टॉपिक यहाँ पर शामिल किया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, तो मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश हमें यहाँ पर भौगोलिक संदर्भ में पढ़ना है। सो ये आपका सारा का सारा जो है वो खंड ए में या पार्ट ए के अंदर ये बन रहा होगा और स्कीम आप इसकी समझ चुके हैं। भाई 150 नंबर हैं आपके, ठीक है, 30 नंबर से हर यूनिट आपकी बन रही होगी। हर यूनिट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। सो सिलेबस को हमें आधार बनाकर तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, और सिलेबस को समझना बहुत आवश्यक है ना। सिलेबस थोड़ा सा जटिल है पर उसको समझना आवश्यक है। अगर आप 19 से कंपैरिजन करके सिलेबस को देखोगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो 20 में पहली बार मेंस एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, ठीक है, या जो 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने के लिए, ठीक। आगे हम बात करते हैं खंड बा की। तो खंड बा में हमने डिस्कस किया था कि भाई पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 4.3 तक हमें यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जो आपका पेपर नंबर 1 का खंड बा होगा, ठीक है, और जिसको हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक। सो यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 2 में लिखा है भूगोल, ठीक है। फिर 2.1 में लिखा है भारत एवं विश्व, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है, पॉइंट नंबर 2.2, ठीक है, मध्य प्रदेश के कृषि, जलवायु क्षेत्र और उद्योग। पॉइंट नंबर 2.3 में आपका है भारत एवं मध्य प्रदेश की जननांकिकी, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में, कृषि, पारिस्थितिकी एवं मनुष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता, धारणीय प्रबंधन एवं संरक्षण, राज्य की प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल चक्र, फसलों के उत्पादन, वितरण और भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, राज्य में बीज एवं खाद्य की गुणवत्ता एवं आपूर्ति, कृषि के तरीके, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे, समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन आदि से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा के खनिज एवं कार्बनिक तत्व तथा भूमि की उत्पादकता बनाए रखने में इनका योगदान, मृदा एवं वनस्पति में आवश्यक वनस्पति पोषक और विभिन्न लाभदायक तत्व,
समयाग्रस्त मृदा और उसके परिष्कार के तरीके, मध्य प्रदेश में मृदा क्षरण और ह्रास की समस्याएं, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। ठीक है। 2.5 भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावना एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, चेन मैनेजमेंट। ठीक है। भारत में भूमि सुधार आपका टॉपिक है। ठीक है। टॉपिक नंबर 3 है जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण प्रबंधन, जल का उपयोग एवं कुशल सिंचाई प्रणाली, पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धता के कारक एवं गुणवत्ता का प्रबंधन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका समन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। और लास्ट में आपका पॉइंट नंबर 4.3 है, उसमें आपका केस स्टडी था, जिसमें आपके प्रकरण आपसे पूछे जाते थे, जिनमें चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986, भोपाल गैस त्रासदी 1984, भूकंप आपका जो था कच्छ गुजरात 2001, भारतीय सुनामी 2004, फुकुशिमा डाइची जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखंड बाढ़ 2013, उज्जैन त्रासदी 1994, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013, जम्मू कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का केस स्टडी आपसे पूछा जाता था। ये आपका पेपर 1 का पार्ट 2 हमने डिस्कस किया। पेपर 1, ठीक है, जिसका पार्ट बी या खंड बा हमने डिस्कस किया, और जो 2019 की स्कीम के अंतर्गत आपका सिलेबस था। तो इस सिलेबस को हमने डिस्कस इसलिए किया है कि हम ये समझ पाएँ कि भाई क्या चेंज है और क्या पहले था और अब क्या है, ये हम क्लियरली समझ पाएँ। तो ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने नहीं मिल रहा है पेपर 1 के अंदर। खंड आ में 5 यूनिट में डिवाइड किया है, पर चीज़ें तो आपकी सारा सिलेबस लगभग आपका वही है। ठीक, तो पेपर 1 हमारा है और खंड यहाँ पर क्या है, वाह। ठीक है, यह सेकंड खंड। अब ये 20 और 21 में आपके लिए हेल्पफुल होगा, या 20-21 का सिलेबस आपका पैटर्न यही होगा। सो इसमें भी आपकी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, पर चीज़ें तो वही है सारी। ठीक है, सबसे पहले इकाई नंबर 1 है। इकाई 1 में आपका विश्व का भूगोल है, जिसमें हम देखें तो प्रमुख भौतिक लक्षण है, जिनमें पर्वत है, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ पढ़ना है आपको। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, जिनमें भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, क्रिया, चक्रवात, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ज्वालामुखी, क्रिया और चक्रवात। विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। इकाई नंबर 2 में हम देखते हैं भारत का भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार। ठीक है, ये हमने विश्व का भूगोल पढ़ा। इसके बाद आपका भारत का भूगोल है, तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति एवं एलिनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग, जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज। जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मतलब चैन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, ये सारा हो गया। तो लगभग चीज़ें सेम है, बट उसको क्या किया है कि यूनिट में डिवाइड किया है, और उनमें जो स्कीम है वो आपकी चेंज कर दी है भाई। 3 नंबर, ठीक है, 5 नंबर और 11 नंबर। पहले क्या था आपके पास, 3, 6 और 15 था। तो ये चेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो वर्ड लिमिट है उसमें भी चेंज आपको देखने मिल रहा है। इकाई नंबर 3 में आपका क्या है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल है, प्रमुख प्रदेश, ठीक है, जोग्राफिक, नर्मदा घाटी, मालवा पठार के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, मृदा के भौगोलिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन प्रकार, वितरण एवं उपयोग, प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई नंबर 4, जिसमें आप देखेंगे तो जल एवं आपदा प्रबंधन आपका है, जिसमें पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका समन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। फिर आपकी इकाई नंबर 5 आती है, भूगोल की आधुनिक तकनीक। ये आपका यहाँ पर ऐड
किया गया है, थोड़ा सा नया ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें आप देखेंगे सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय, स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग। ठीक है, ये आपको साइंस वाले पार्ट में मिलता था जो आपका यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, GPR यहाँ पर आपका GRS, ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक एवं उपयोग, GPS, भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना और उपयोग। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में भी आपके 5 यूनिट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, देन आपका ज्योग्राफी में भी आपके 5 यूनिट हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है ना। सो स्कीम आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो पेपर आपका 1 है, ठीक है, पेपर 1 में अभी भी 2 खंड आपके यहाँ पर हैं, बट यहाँ पर 5 यूनिट हैं आपकी और यहाँ पर 5 यूनिट हैं। ठीक है, हर यूनिट से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको 30 क्वेश्चन पेपर 1 में मिल रहे, पेपर 1 के पार्ट 1 में मिल रहे होंगे और 30 ही क्वेश्चन फ्रेंड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो वर्ड लिमिट है वो आपकी यहाँ पर कम करी गई है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं तो पहला वाला आपको 10 शब्दों के अंदर लिखना है। ठीक है, देन आपको फिर 50 शब्द लिखने हैं और फिर आपको जो एक क्वेश्चन है आपको वो 200 शब्दों में लिखना है। तो हर यूनिट में आपको इसी तरीके से चीज़ें मिल रही होंगी। आगे हम डिस्कस करेंगे अप्रोच के ऊपर कि हमारी जो रणनीति है वो किस तरीके से हो। ठीक है, कि भाई हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर पाएँ, है ना, हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को लिखना है और क्या अप्रोच लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है वो आपकी स्किल्स का है। ठीक है ना, और आपने कितने अच्छे से चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मेन समय आप, है ना, बिना प्रैक्टिस के चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो आपकी पेपर स्कीम है वो उसको हम समझ चुके हैं कि भाई 1575 नंबर है और उसमें से हमें 1000 नंबर, ठीक है, या हम अगर बात करें तो हमें 850 प्लस से 1000 के बीच नंबर अगर हम लाते हैं तो ही हमारा यहाँ पर सिलेक्शन फाइनल हमारी पोस्ट हमें मिल पाएगी। ठीक है, सो 850 से आपको 1000 के बीच अपने नंबर को यहाँ पर रखना है। और वो कैसे आ सकते हैं तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर मेन सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, पेपर स्कीम क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पैटर्न या सिलेबस समझ में नहीं आता है। ठीक है, या स्कीम समझ में नहीं आती, तो स्कीम आप समझ सकते हैं यहाँ से अच्छी तरीके से। ठीक है, और किसी भी तरीके का आपको डाउट है, ठीक है, या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं या अपने डाउट्स वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस से संबंधित जो भी नोट्स हैं, मटेरियल हैं, या जो भी चीज़ें हैं, पुराने पेपर्स हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल रहे होंगे। सो वहाँ पे आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम मेन सिलेबस पार्ट पेपर 2 के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि इस पेपर की स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, तो इस सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको, है ना, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और आप पैटर्न जो है सिलेबस है उसको आप समझ पा रहे होंगे। सिलेबस आप जब तक नहीं समझेंगे फ्रेंड, आप तब तक तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सिलेबस मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा है, तो इसको समझने में भी प्रॉब्लम होती है और हम तैयारी इसमें भटक जाते हैं, तैयारियाँ हम अलग डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। तो सिलेबस से नहीं भटकना है, सिलेबस के अलावा हमें कोई पॉइंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उन्हीं पॉइंट्स पर हमें अपनी स्टडी तैयार करना है, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को वहाँ पर तैयार करें। ठीक है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।